नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का न्यूज बुलेटिन। क्या आपने कभी सोचा था कि हैदराबाद का एक मंदिर अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला देगा? एक अमेरिकी सांसद ने हमारे मंदिर पर ऐसा क्या कह दिया कि सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई। और उधर 7 समंदर पार से खबर है कि अडानी पर चल रहे सारे केस खत्म होने वाले हैं। लेकिन इस क्लीन चिट के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है? इतना ही नहीं, आज आपकी जेब पर भी बड़ा हमला हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम अचानक क्यों भड़क उठे और क्या अगले साल से नीट की परीक्षा वाकई बदल जाएगी? शिक्षा मंत्री ने तो कुछ ऐसा ही कहा है। बुलेटिन में इन तमाम खबरों के साथ देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उससे पहले देख लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। नीट परीक्षा अब 21 जून को अगले साल से ऑनलाइन होगी, शिक्षा मंत्री का ऐलान। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना, यूएई से करेंगे शुरुआत। आम जनता को महंगाई का झटका, पेट्रोल और डीजल हुआ 3 रुपए प्रति लीटर महंगा। अमेरिका में अडानी को मिलने वाली बड़ी राहत, रिश्वत का केस हो सकता है खत्म। आरएसएस सरकारवाह होसवले के बयान पर बोला पाकिस्तान, कहा इन आवाजों का स्वागत। अब शुरुआत करते हैं नीट परीक्षा पर शिक्षा मंत्री के ऐलान से। नीट परीक्षा पूरी तरह बदल जाएगी और अगले साल से ये पेन पेपर के बजाय कंप्यूटर पर होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर यह फैसला सुना दिया है। इस बार पेपर लीक होने की वजह से सरकार ने यह बड़ा सुधार किया। पुरानी परीक्षा रद्द होने के बाद अब 21 जून को दोबारा टेस्ट होगा। इसके लिए छात्रों को 14 जून तक नए एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। सरकार ने साफ कहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा। पेपर लीक कैसे हुआ, इसकी गहराई से जांच अब सीबीआई की टीम करेगी। दोषियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को जड़ तक जाने के निर्देश दिए गए हैं। राहत की बात यह है कि दोबारा परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। छात्रों को परीक्षा का केंद्र तक जाने के लिए बस की सुविधा भी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी माफिया को सीट चोरी नहीं करने देंगे। पीएम मोदी 5 देशों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहुंच रहे हैं। वहां वो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता मिलकर आपसी व्यापार और दोस्ती को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में चल रही जंग पर भी चर्चा होगी। यूएई के बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं, इन मुलाकातों से भारत को क्या बड़ा फायदा मिलेगा। वैश्विक ऊर्जा संकट के चलते देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए 97.77 रुपए देने होंगे। वहीं डीजल की कीमत भी बढ़कर अब 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में तो पेट्रोल का भाव 106 रुपए के आंकड़ों को पार भी कर गया। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से पूरी दुनिया में तेल महंगा हुआ है। भारतीय तेल कंपनियों ने पिछले 11 हफ्तों में दाम नहीं बढ़ाए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि घाटा बढ़ने की वजह से ये बोझ जनता पर डालना पड़ा है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। इससे बढ़ोतरी से माल ढुलाई महंगी होगी और खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। सुबह सुबह इस खबर ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया। पेट्रोलियम डीलरों ने एचपीसीएल पर आरोप लगाया है कि कंपनी ग्राहकों को 19 रुपए प्रति लीटर महंगा पावर पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। डीलरों का कहना है कि उन्हें जबरन महंगा पावर पेट्रोल बेचने को कहा जा रहा है। आम पेट्रोल के मुकाबले पावर पेट्रोल करीब 19 रुपए प्रति लीटर महंगा है। आरोप है कि सस्ता पेट्रोल मांगने पर डीलरों को सप्लाई नहीं दी जा रही। कंपनियां तब तक ऑर्डर क्लियर नहीं कर रही हैं जब तक महंगा तेल ना खरीदा जाए। एक तरफ पीएम मोदी ने ईंधन बचाने और सादगी बरतने की अपील की है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कंपनियां ग्राहकों पर महंगी चॉइस थोप रही हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इस मामले में मार्केटिंग डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को अपनी पसंद का तेल चुनने का पूरा अधिकार है। इस तरह सस्ता तेल रोकना आवश्यक वस्तु अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। आम आदमी पहले ही महंगाई से परेशान है और अब ये नया बोझ बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में पेट्रोलियम मंत्रालय क्या कड़ा रुख अपनाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेल संकट और महंगाई की मोदी सरकार की प्रशासनिक नाकामी और अमेरिकी इजाजत पर निर्भरता का नतीजा बताया। खड़गे का कहना है कि आज भारत में जो आर्थिक संकट है वो पूरी तरह मोदी सरकार निर्मित है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास ना दूरदर्शी सोच है और ना ही संकट से निपटने की क्षमता है। तेल की कीमतों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि डीजल के दाम बढ़ने से पूरे देश में महंगाई की लहर दौड़ जाती है। इससे न केवल उद्योगों पर असर पड़ता है बल्कि आम आदमी की रसोई और किसानों का बजट भी बिगड़ जाता है। जब पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुआ तब सरकार ने कहा था कि सब चंगा सी, लेकिन
अब हकीकत सामने आ रही है। खड़गे ने देश की संप्रभुता का मुद्दा उठाते हुए बड़ा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि रूसी तेल खरीदने के लिए हमें अमेरिका से इजाजत और परमिशन जैसे अपमानजनक शब्द क्यों सुनने पड़ रहे हैं। आखिर मोदी जी ने देश को ऐसी स्थिति में क्यों खड़ा कर दिया कि हमें दूसरे देशों से मोहलत मांगनी पड़ रही है। अंत में उन्होंने सरकार से 43 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांगा। खड़गे के मुताबिक पिछले 10 सालों में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता था, तब सरकार ने जनता को फायदा नहीं दिया और भारी टैक्स वसूला और 10 सालों में 43 लाख करोड़ कमाए। तो अब जनता पर महंगाई का बोझ क्यों लादा जा रहा है। खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि संकट बढ़ा तो मोदी जी अब घर से काम करने और तेल बचाने का उपदेश देने लगे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तेल के दाम बढ़ने पर सरकार को घेरा और कहा कि सस्ता तेल होने पर भी जनता को लूटा गया था। उन्होंने कहा कि वर्षों तक जब अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें कम थीं या गिर रही थीं, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार ये मांग करती रही कि उसका लाभ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए और गैस, पेट्रोल तथा डीजल की घरेलू कीमतों में कमी की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उपभोक्ताओं को लूटा गया। अब जब प्रधानमंत्री के करीबी दोस्तों अमेरिका और इजराइल द्वारा पश्चिम एशिया में छेड़े गए युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें बढ़ रही हैं और विधानसभा चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, मोदी सरकार ने पहले वाणिज्यिक एलपीजी यानी कमर्शियल एलपीजी की कीमतें बढ़ाने के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें में भी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे महंगाई और बढ़ना तय है, जो अब इस वित्त वर्ष में करीब 6% तक पहुंचने का अनुमान है। विकास दर के अनुमान भी काफी कम हो जाएंगे। अमेरिका ने भारी निवेश के वादे के बाद गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों को वापस लेने का मन बना लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी पर लगे पुराने आरोप हटा लिए जाएंगे। इससे पहले उन पर भारतीय अधिकारियों को करोड़ों डॉलर की रिश्वत देने का आरोप था। ये मामला जब जो बाइडेन की सरकार के समय दर्ज किया गया था, लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप के निजी वकील ने यह केस पलट दिया है। कोर्ट में दलील दी गई है कि अडानी अमेरिका में 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। इससे अमेरिका में करीब 15,000 नए रोजगार पैदा होंगे। अडानी ग्रुप के लिए ये पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। इससे पहले अडानी का साम्राज्य धोखाधड़ी के आरोपों और शेयर गिरने से हिल गया था, लेकिन अब अमेरिका के इस कदम से अडानी ग्रुप को नई ताकत मिलेगी। हालांकि अमेरिकी न्याय विभाग ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, फिर भी इस खबर ने दुनिया भर के बाजार में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका से अडानी केस में छूट होने की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लपेटा है। राहुल ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया। दरअसल राहुल गांधी महीनों से पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बोलकर निशाना साध रहे हैं और वो अडानी और दूसरे मामलों पर पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड होने का दावा करते रहे हैं। और इस बीच अडानी को लेकर आई न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने राहुल गांधी को और मौका दे दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने अडानी को अमेरिकी केस में बचाने के लिए देश के हितों का सौदा किया। उन्होंने कहा कि अब ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री भारत अमेरिका के बीच हुए उस व्यापार समझौते के लिए क्यों राजी हुए जो पूरी तरह एक तरफा था और जिसमें अमेरिका ने हमें लूट लिया। और ये भी साफ हो गया कि उन्होंने 10 मई 2025 को अचानक ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया। जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय हित के बजाय राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के आगे झुकना चुना, क्योंकि खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अब मोडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सारे आरोप हटाने वाला है। उन्होंने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री की साख और कितनी ज्यादा दांव पर लग सकती है। भारत के पूर्व सुरक्षा प्रमुखों और आरएसएस की ओर से बातचीत की वकालत के बाद पाकिस्तान ने शांति की उम्मीद जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से पत्रकार ने पूछा कि भारत के पूर्व सेना प्रमुख, रॉ के पूर्व चीफ और आरएसएस के महासचिव यानी दत्तात्रेय होसबोले सरकारेवा ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इन आवाज़ों का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि भारत में समझदारी कायम होगी और वहां से आने वाली युद्ध की बयानबाजी में कमी आएगी। दरअसल हाल ही में होसबोले ने पाकिस्तान से बातचीत जारी रखने की वकालत की थी। इसके अलावा रिपोर्ट आई कि भारत, पाकिस्तान, कुवैत जैसे देशों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैक चैनल बातचीत कर रहे हैं और इस बीच ही अब पाकिस्तान का ये बयान आया। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर जान लेते हैं। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और ज़्यादा अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला कदम तो सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए।
कुलदीप सेंगर की रिहाई पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला। अमेरिका में H-1B वीजा बवाल, भारतीयों पर निशाना। ट्रंप बोले शी का गिरता अमेरिका तंज बाइडेन पर था। और ब्रिक्स बैठक में भारत ने दोहराया फिलिस्तीन पर अपना पुराना स्टैंड। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक हटाने वाले फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि वो हाई कोर्ट की दलीलों से सहमत नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा था कि विधायक कोई पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक नहीं होता। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने इस सोच को पूरी तरह से गलत करार दिया। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो कानून के तहत विधायक भी एक लोक सेवक है। अब हाई कोर्ट को 2 महीने के भीतर इस पूरे मामले पर फैसला करना होगा। अमेरिकी सीनेटर एरिक श्मिट ने हैदराबाद के प्रसिद्ध चिलकुर बालाजी मंदिर की फोटो शेयर कर भारतीय वीजा सिस्टम पर विवादित टिप्पणी की। रिपब्लिकन सीनेटर ने इस पवित्र मंदिर को वीजा काटिल का अड्डा बताया और मंदिर को वीजा मंदिर कहते हुए कहा, यह एक वीजा मंदिर है जहां भारतीय या वीजा काटिल के लोग अपना वीजा लगवाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने दावा किया कि H-1B वीजा जैसे प्रोग्राम अमेरिकी मिडिल क्लास को बर्बाद कर रहे हैं। उनके मुताबिक इन वीजा की वजह से अमेरिकी युवाओं की नौकरियां छिन रही हैं। एरिक ने भारतीयों पर जातिवाद और भाई भतीजावाद का भी बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि बड़ी कंपनियां सस्ते मजदूरों के चक्कर में भारतीयों को नौकरी दे रही हैं। सांसद की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा देखा जा रहा है। हैदराबाद का यह मंदिर सालों से भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र रहा, लेकिन अब इसे अमेरिकी राजनीति में घसीटे जाने से लोग काफी नाराज हैं। ट्रंप ने चीन दौरे के बाद कहा कि शी जिनपिंग ने अमेरिका को गिरता देश कहा था, लेकिन निशाना उनका नहीं बाइडेन सरकार का था। ट्रंप बोले कि बाइडेन दौर में खुली सीमाओं ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया, ऊंचे टैक्स और बढ़ते अपराध ने हालात बिगाड़े। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज अमेरिका दुनिया का सबसे हॉट और चमकता हुआ देश बन गया है। शेयर बाजार रिकॉर्ड तोड़ रहा है और भारी विदेशी निवेश आ रहा है। ट्रंप का दावा है कि जिनपिंग ने भी इस शानदार कामयाबी पर उन्हें बधाई दी। अब उम्मीद है कि चीन और अमेरिका के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। ब्रिक्स बैठक में एस जयशंकर ने फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग की और समुद्री व्यापारिक रास्तों पर बढ़ते खतरे को रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि इजरायल और फिलिस्तीन विवाद का हल सिर्फ शांति से ही निकलेगा। जयशंकर ने दुनिया को चेतावनी दी कि तेल और ऊर्जा की सप्लाई में रुकावट खतरनाक है। भारत का मानना है कि लेबनान, सीरिया और सूडान जैसे देशों में भी कूटनीति से हल निकले। बैठक में ईरान के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका और इजरायल के हमलों का विरोध किया। भारत ने साफ कर दिया कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी पाबंदियों को नाजायज बताते हुए रूस से तेल आयात जारी रखने और राष्ट्रीय हितों को रक्षा करने का संकल्प जताया। उन्होंने साफ कहा कि बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी वाली पाबंदियां पूरी तरह गलत हैं। भारत इन मनमानी पाबंदियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं। जयशंकर ने ब्रिक्स देशों की बैठक में इन पाबंदियों को विकासशील देशों के लिए बड़ा अन्याय बताया। इस बैठक में रूस और ईरान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे जो खुद अमेरिकी पाबंदियां झेल रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया कि दबाव की राजनीति कूटनीति का विकल्प कभी नहीं हो सकती। दरअसल मई के महीने में भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की वजह से भारतीय कंपनियां रूस से ज्यादा तेल मंगा रही हैं। दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। शाम 6 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.